है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि यूपी में फिलहाल नहीं लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। यूपी में अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मकर संक्रांति तक 10वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया गया है। शादी समारोह में अब सिर्फ 100 लोगों को आने की ही इजाजत होगी। 6 जनवरी से नए नियम लागू हो गए हैं। माघ मेले में आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। तो ये अब नई पाबंदियां उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई हैं। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, यानी वीकेंड लॉकडाउन अभी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा स्कूल बंद कर दिए गए हैं 10वीं तक के। अब मकर संक्रांति तक 10वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही साथ रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, जो कि सुबह 6 बजे तक चलेगा। शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का हम रुख कर लेंगे लखनऊ से। शैलेश, देखिए इन्हीं पाबंदियों का इंतजार था, पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन सवाल अभी भी बड़ा है कि क्या इन पाबंदियों का पालन सख्ती से करवाया जाएगा, क्योंकि लगातार लापरवाहियों की तस्वीरें हम देख रहे हैं। शैलेश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए शैलेश से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये नई पाबंदियां अब उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई हैं। अगर शादी समारोह है तो सिर्फ 100 लोगों को ही इजाजत शादी समारोह में शामिल होने की मिलेगी। ये नई गाइडलाइन है जो कि 6 जनवरी से लागू हो जाएंगी, यानी परसों से ये जो नई गाइडलाइंस हैं वो लागू हो जाएंगी। और जो प्रयागराज में मेला लगेगा, जो माघ मेला होगा, उसमें आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही एंट्री हो पाएगी। नई गाइडलाइंस हैं जो कि अब उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी से लागू होने जा रही हैं। शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, एक बार फिर से उनका हम रुख करेंगे। शैलेश, ये नई पाबंदियां लगा दी गई हैं और ये बहुत जरूरी है जिस तरीके से रफ्तार कोरोना की बढ़ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नई पाबंदियों के साथ क्या रुक पाएगी कोरोना की रफ्तार, क्योंकि लापरवाहियों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अगर बात करें तो पाबंदियां बढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोरोना के जो केस हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 992 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ जो एक्टिव केस की संख्या वो 3173 पहुंच चुकी है। अगर आप पिछले 5-6 दिन के आंकड़ों को उठाकर देखें तो 28 तारीख से लेकर और अब तक में लगातार तेजी से केसेस बढ़े। 28 तारीख की हम बात करते हैं तो कोरोना के 80 के आसपास मामले आते हैं और उसके बाद दिन ब दिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया। ओमिक्रॉन के मामले जो हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है, 23 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए और इसीलिए पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। जैसे नाइट कर्फ्यू की बात करें, अभी तक जो व्यवस्था है वो रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए लागू है, लेकिन अब इसमें सख्ती की गई है। 6 तारीख से नई व्यवस्था जो लागू होगी उसमें रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जो नाइट कर्फ्यू है वो लागू रहेगा। फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। हालात को लगातार देखा जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अभी शाम को ही बैठक की, से लेकर जो राज्य स्तरीय एक कमेटी बनाई गई है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उसमें इसके अलावा जो स्कूल्स हैं उनको मकर संक्रांति तक बंद कर दिया गया है, लेकिन इन स्कूल्स में जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो जारी रहेगी। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम जो है स्टूडेंट्स के लिए वो जारी रहेंगे और ये लक्ष्य रहेगा कि कैसे मकर संक्रांति तक ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन इस 15 से 18 कम से कम जो उम्र जिसमें अभी हाल ही में शुरुआत हुई है उसको पूरा किया जाए। इसके बाद फिलहाल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कहीं पर भी 1000 से ज्यादा केस नहीं है, लेकिन जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं उसमें यह समझा जा सकता है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आंकड़ा जो है, अगर हम बात करें नोएडा की, गाजियाबाद की, लखनऊ की, मेरठ की, तो ये वो जिले हैं जहां पर केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और कब ये 1000 पार कर जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो देखिए वर्तमान में जैसे हम कल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1,66,000 के आसपास सैंपल्स की जांच की गई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि रोजाना 3 से 4 लाख सैंपल की जांच की जाए। जो अपनी क्षमता की अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो सरकारी और निजी लैब जो है इनको मिलाकर जो कुल क्षमता है वो 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की है। मुख्यमंत्री ने जानकारी खुद दी थी और अब उन्होंने कहा है कि इस पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जाए, 3 से 4 लाख टेस्ट जो है वो रोज किए जाए। जाहिर सी बात है, देखिए जब टेस्ट बढ़ेंगे तो केस भी बढ़कर सामने आएंगे। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो अभी मेदांता अस्पताल में 33 केस सामने आए 800 लोगों की स्क्रीनिंग में, क्योंकि पहले वहां पर स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी, जब तो केस नहीं मिल रहे थे। स्क्रीनिंग हुई तो केस निकल कर आए,
एसिम्प्टोमेटिक केस थे सभी। इसी तरह चाहे केजीएमयू हो, जो अस्पताल है, वहां पर केसेस निकलकर सामने आए हैं। तो इसके वजह से ये निर्देश है कि रोजाना 3 से 4 लाख टेस्टिंग हो, ताकि जितने लोग संक्रमित हैं उनको पहले ही अलग कर लिया जाए, ताकि बाकी लोग उनसे प्रभावित ना हो। जरूरी ये भी है कि सख्ती भी देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ जुट रही है उत्तर प्रदेश में अलग अलग मौकों पर, चाहे फिर वो चुनावी मौका हो या फिर मौका कोई और हो, उसे देखते हुए चिंताएं बढ़ती हैं। शैलेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक तरफ देश के तमाम हिस्सों में तेजी से कोरोना फैल रहा है, तो वहीं विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए हो रही तमाम दलों की रैलियों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसका असर अब नेताओं पर भी दिखने लगा है। कोरोना संक्रमितों के तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच कई नेता भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई दलों के नेता शामिल हैं। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। प्रियंका गांधी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन परिवार के एक सदस्य के संक्रमित होने की वजह से प्रियंका फिलहाल आइसोलेटेड है। वहीं लखनऊ और देहरादून में रैली करके लौटे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा भाजपा सांसद मनोज तिवारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उधर बरेली में कांग्रेस की महिला मैराथन के दौरान हुई भगदड़ मामले में पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। आयोग ने बरेली के डीएम मानवेंद्र सिंह को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बहुत से बच्चे एक दूसरे पर गिरे, इनके जूते चप्पल इधर उधर बिखरे हुए नजर आए। आयोग ने कहा कि राजनीतिक गतिविधि में बच्चों का इस्तेमाल जुवेनाइल एक्ट के सेक्शन 75 का उल्लंघन है। साथ ही ये सरकार की तरफ से जारी कोविड गाइडलाइंस का भी उल्लंघन है। आयोग ने कहा सबसे पहले मामले में जुवेनाइल एक्ट और आईपीसी की दूसरी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही आयोग ने घायल बच्चों के इलाज की रिपोर्ट 24 घंटे में तलब करने की बात कही। साथ ही 7 दिन में मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट भी डीएम से तलब की गई। वहीं कांग्रेस की मैराथन में मची भगदड़ मामले में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज होगी। ये एफआईआर शहर कोतवाली में दर्ज होगी। दरअसल सिटी मजिस्ट्रेट की जांच में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच रिपोर्ट डीएम मानवेंद्र सिंह को भेज दी है। आपको बता दें कि बरेली में कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम के तहत मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें भगदड़ मच गई थी और कई बच्चियों को चोटें आई थी। इस दौरान एबीपी गंगा संवाददाता अनूप मिश्रा ने जब बद इंतजामी की तस्वीरें दिखानी शुरू की थी, तो आयोजकों से जब उन्होंने सवाल पूछे थे तो उनके साथ बदसलूकी की गई। बरेली में कांग्रेस की मैराथन में छात्राओं के घायल होने और बदइंतजामी पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया एरन ने बेतुका बयान दिया। उन्होंने भीड़ में धक्का मुक्की को आयोजकों की गलती नहीं बल्कि इंसानी फितरत बताते हुए इसे वैष्णो देवी हादसे से जोड़ दिया। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ जाएं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो ये छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ ही रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ, मेरी अपने मीडिया के भाइयों से गुजारिश है, प्लीज़ अगर किसी के साथ कोई किसी को ऐसा बुरा लग गया हो तो मैं सब अपने कांग्रेस की तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ। कुछ नहीं ऐसा। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में एक रैली को संबोधित किया। अपने चिर परिचित अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी ने मंच पर पहुंचते ही तमाम विरोधियों खासकर भाजपा पर तीखा हमला किया और भाजपा सरकार में मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देहरादून और रायपुर की धर्म संसद में बयानबाजियों के बाद वो खौफ में हैं। ओवैसी ने मुसलमानों की 4 शादियां करने के मुद्दे पर भी भाजपा पर तंज कसा। उत्तराखंड में धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को कत्लेआम की धमकी दे रहे, तो क्या मेरे दिल में खौफ नहीं पैदा होगा? धर्म संसद कर भारत के मुसलमानों को म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की तरह खत्म करने की बात की जाती है। क्या इसमें डिग्निटी है? रायपुर में धर्म संसद होता है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर तो कहता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को सबने हस्ती से मिटा दो। बताओ ये कौन सी डिग्निटी है? अब कोई लोग बोलेंगे
बीजेपी के लोग बोलेंगे ये मुसलमान महिलाओं पे बड़ा अच्छा, इनके दिमाग में एक 4-4 शादियां करते हैं लोग। बताओ डेटा दो, हम एक में परेशान हैं। नहीं 4-4 कहां है, बताओ कहां डेटा है, कुछ कहां है डेटा है तो बताओ। अरे कोई एक सही इंसाफ करना बड़ा मुश्किल काम है। इनकी शादी नहीं हुई इसलिए ये जज्बात में यूपी चुनाव 2022 के लिए तमाम दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। आज उन्होंने सबसे पहले अलीगढ़ का दौरा किया, जहां उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कासिमपुर पावर हाउस की 660 मेगावाट यूनिट के उद्घाटन के साथ ही यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 400, 220 और 132 केवी के 9 पारेषण उपकेंद्रों का लोकार्पण किया, जबकि 120 केवीए के 3 बिजली उपकेंद्रों का शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में बिजली नहीं, बिल ज्यादा आता था। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जब माफिया पर बुलडोजर चलता है तो भाई बहन और बुआ बबुआ को चिंता होती है। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों में क्या होता था, जो श्रीकांत जी बोल ही रहे थे कि अगर कहीं से युवा स्मार्टफोन या मोबाइल फोन पाई जाता था तो बिजली रहती नहीं थी, चार्ज ही नहीं हो पाता था। आज तो ये समस्या नहीं। पिछली सरकारें क्या करती थी, बहुत महंगे दाम पर पावर परचेज एग्रीमेंट करती थी और उसके नाम पर उसका बोझा प्रदेश की जनता पर डालती थी, जिससे बिजली भी नहीं मिलती थी, लेकिन बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाते थे। उन्हें मालूम है कि अगर गलत करेंगे तो राज्य सरकार ऊपर से बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी, और बुलडोजर चलने में किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है, या तो दिल्ली में बैठ करके इटली की चिंता करने वाले भाई बहन को, या फिर सेफई में बैठ करके बबुआ को चिंता होती है बुलडोजर क्यों चल रहा है। कभी कभी बुआ को भी परेशानी होने लगती है कि आखिर ये बुलडोजर इन माफियाओं पर क्यों चल रहा है। अलीगढ़ के बाद सीएम योगी ने सहारनपुर को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी ने देवबंद में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। साथ ही सीएम योगी ने सहारनपुर में करीब 200 करोड़ रुपए की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटे। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकार आतंकवाद का सहारा लेती थी, लेकिन हम आतंकवाद को ठोकने के लिए एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर दे रहे हैं। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। एक तरफ समृद्धि के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन होगा, तो दूसरी तरफ हमारी कमांडो फोर्स भी आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार होगी। सीएम योगी ने सहारनपुर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सपने में हर रोज भगवान श्री कृष्ण के आने और इस बार सपा की सरकार बनाने वाले बयान पर तंज कसा और निशाना भी साधा। वहीं यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश के सपने वाले बयान पर चुटकी ली है। और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी
तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। सवाल ये भी कल करते कि श्री कृष्ण उनके सपने में रोज आते हैं और कहते हैं कि उन्हीं की सरकार बनेगी। तो अच्छी बात है, घर बैठ जाए, क्या जरूरत है मेहनत करने की, दौड़ने की और रैली करने की। और आइए अब अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं जहां उन्होंने अपने सपने में हर दिन भगवान श्री कृष्ण के आने और सरकार बनाने की बात कही। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी हफ्ते अयोध्या का दौरा करने वाले हैं, जिसे लेकर यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद ने कहा है कि जब कोई हताशा निराशा के दौर से गुजरता है तो वो सुध बुध खो बैठता है, इसलिए वो कहां जा रहा है कहां आ रहा है उसे पता नहीं रहता। कोई हताशा और निराशा के दौर में चलता है तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो सुध बुध सब खो देता है। इसलिए कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं जब उनको खुद इस बात का ज्ञान नहीं है तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के हड़बड़ी में कदम उठाए जाते हैं। मिशन यूपी 2022 को लेकर नेता विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अखिलेश यादव को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने अखिलेश की बात की तुलना जानवर से कर डाली। समाजवादी पार्टी समाप्त होती पार्टी, अखिलेश यादव की बात और कुत्ते की लात में कोई भरोसा नहीं है कि कब कहां क्या निकल जाए। आप सोचिए, जो व्यक्ति केवल वोट की लालच में कैसे हमारे को मुस्लिम समाज का वोट मिले, जिन्ना को आदर्श बताता है इस देश का। कल कहो कि वोट की लालच में इस देश का राष्ट्रपिता और अपने पिता के समतुल्य ओसामा बिन लादेन को वो खड़ा करने केवल वोट कैसे बढ़ जाए इसके लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन योगी के अयोध्या से लेकर मथुरा तक से चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने सियासत को जरूर गरमा दिया है। इस बीच भाजपा नेताओं की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मथुरा से भाजपा सांसद ने कहा कि अगर वो मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो ये मथुरा के लिए अच्छी ही बात है। मुख्यमंत्री क्या करने वाले हैं हमें नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि वो इधर से लड़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मथुरा के लिए बहुत विकास होगा, ऐसा सब लोग कहते हैं। वो यहाँ से नहीं लड़ेंगे, वैसे ही मुख्यमंत्री बनकर भी बहुत कुछ हमारे मथुरा के लिए कर रहे हैं। AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सूर्य नमस्कार का विरोध किया है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश है कि स्कूलों में बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा और इसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है और कहा है कि सूर्य नमस्कार एक तरह की पूजा ही है जिसकी अनुमति इस्लाम नहीं देता है।